कल से आज से भी जो चीज़ें हमने शेयर करनी होंगी, वो इंशाल्लाह हम वहाँ पे शेयर करते रहेंगे, ताकि कहीं किसी को कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो वहाँ से वो ले सकता है। कल हम बात कर रहे थे क्लास के एंड में प्रिसिशन, रिकॉल और आई थिंक F1 स्कोर्स पे कि जब एक्यूरेसी ले ली है, तो फिर उसके बाद इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम आज वाला जो हमारा रिग्रेशन का टॉपिक है उसके ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, मॉडल की एक्यूरेसी से हम क्या समझते हैं? बेसिकली अगर हम मॉडल की बात करें कि ये कितना एक्यूरेट है, तो किसी को कुछ अम, वो है इंफॉर्मेशन है कि इसके बारे में हम किस तरीके से बात कर सकते हैं। एक मॉडल आपने ट्रेन कर लिया, अब वो ट्रेन हो गया, अब उसकी हम आखिर में एक्यूरेसी देखते हैं, तो उस एक्यूरेसी से मतलब क्या होता है? मैम एक्यूरेसी से ये हो सकता है कि मतलब जब हमने इसको ट्रेन एंड टेस्ट किया तो उसने जो हमें प्रिडिक्शन दी या हमें जो डेटा दी वो कितनी वैलिड है। जब जो चीज हमने उससे पूछी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि ये कैट है, डॉग है, तो उसने सही बताया, फिर दोबारा हम उसको कोई और पिक्चर देके पूछे कि ये तुमको इसकी ट्रेनिंग हो गई है, तुमने सही बताया, तो फिर वो आपको इससे आइडिया होता रहेगा। तो उस उन चीजों को रीचेक करने के लिए हमारे पास कुछ और मेथड्स भी होते हैं कि अगर हम उनसे कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू और कुछ और चीज़ों के थ्रू देखें, तो उसमें एक प्रिसीजन आती है, उसके साथ एक्यूरेसी के साथ ही उसका नाम यूज हो रहा होता है, उसके साथ रिकॉल आ रही होती है, उसके साथ हम कुछ दिनों में और मॉडल्स देखेंगे, उसमें हम F1 स्कोर भी देखेंगे। तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम अपना जो हमारा मेन टॉपिक आज का रिग्रेशन है उसके ऊपर जाते हैं। हम्म, एक ये मुझे कुछ अच्छा लगा था और आसान भी था समझने के लिए, तो इसको मैंने मैम खोला। एक्सक्यूज मी। हम्म। मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट मुझे मैंने ना कल वाली नोटबुक को जो है ना चला के देखा था और मैंने उसकी प्लॉटिंग भी की थी तो वो मतलब कि कोई एरर वगैरह नहीं आया, लेकिन उसमें जो आपने फार्मूला लगाया था ना मुझे वो समझ नहीं आया कि वो आपने किस बेसिस पे लगाया था, ट्रू एंड फॉल्स वाला। हाँ, अब आज जो हम उसको भी दोबारा देखेंगे कि ये एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स होती है जो एल्गोरिथम के अंदर काम कर रही होती है, और हम जब एक एक यहाँ पे अभी जो हम F1 स्कोर देखेंगे ना, यहाँ पे हम उसको दोबारा देखेंगे, और उसके बाद जब वो एक जैसे फॉल्स पॉजिटिव है और एक ट्रू नेगेटिव है, और उसके बाद उसका जो आंसर आता है वो उसके बाद एक और मैट्रिक्स में जाता है, और उसके बाद वो एक एक आइडियलाइज एक प्रिसाइज किस्म का एक आंसर बनाती है कि हाँ ये है कि ये नहीं है। इसको हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे भी ये दिखा रहा है, ये कुछ पॉजिटिव और जो है वो नेगेटिव साइंस है, प्रिडिक्टेड है, ये ट्रू पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है या फॉल्स नेगेटिव है। और उसके बाद फिर ये अपने, अच्छा हम इसको थोड़ा बहुत समझ लें, क्योंकि ये कंफ्यूजन इसका नाम ही है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो जितना भी आप समझ लें कि बैकएंड पे मौजूद है, उसको हम रन कर लेते हैं, और उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये वाला जो इसका आंसर है वो ऐसे आ रहा है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत तो उसको पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसको देखते हैं। अच्छा, ये कहता है कि जिस तरीके से F1 स्कोर है, मशीन लर्निंग की जो चीजें हम एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि ये किस तरीके से इसके आंसर्स आ रहे हैं, वो कंबाइन होती हैं दो चीजों से, एक प्रिसीजन से और एक रिकॉल स्कोर से। अब ये हम देखें कि किस तरीके से प्रिसीजन और रिकॉल स्कोर किस तरीके से काम करते हैं, और इसको हम कैसे एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारी एल्गोरिथम की कैपेबिलिटीज होती हैं वो कुछ चीजों से गेज्ड होती हैं। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, सेट ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, जिससे जिससे हमें एक एक्यूरेसी मिल रही होती है, जो हमने देखा है कोड की शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है। द मोस्ट पॉपुलर वन बीइंग मॉडल एक्यूरेसी। अच्छा, ये कहता है
हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपनी मॉडल एक्यूरेसी को? तो उसके लिए हमने एक चीज है, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम however accuracy only computes how many times a model made a correct predictions। कितनी दफा आप प्रेडिक्ट करा के देखोगे उसको, कि अब एक दफा उसको पिक्चर दे दी तो उसने सही प्रेडिक्ट किया, अब दूसरी दफा दे दी तो आपको लाखों का डेटा तो उसको नहीं कर सकते। तो कहते हैं विच रिमेन्स वैलिड इफ द डेटा सेट इज क्लास बैलेंस्ड। और फिर एक क्लास बैलेंस्ड होना भी जरूरी है। जैसे हम मुख्तलिफ क्लासेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब हमारे पास डेटा होता है तो उसकी क्लासेस बनी हुई होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब क्लास जब डेटा प्रोसेस हो रहा होता है, तो अगर वो क्लास बैलेंस नहीं है, मतलब फर्स्ट क्लास के अंदर जितने जितने एट्रीब्यूट्स हैं, जितने वो हैं लाइक एंट्रीज हैं, अगर सेकंड क्लास में नहीं है तो फिर उसकी एक्यूरेसी नहीं आएगी या मॉडल एरर दे देगा। तो वो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, और अगर हम इनके अंदर जाते जाएंगे तो बहुत आई थिंक मुश्किल हो जाएगा समझना। लेकिन बहरहाल ये समझ लो कि क्लास का बैलेंस होना जरूरी है। F1 स्कोर इज एन alternative machine learning evaluation metric that assesses the predictive skill of the model। F1 स्कोर के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि ये मॉडल प्रिडिक्शंस में कैसा होगा। जब ये प्रिडिक्ट करेगा कि ये कैट है, कि डॉग है, क्या हमने कुछ और इसे प्रेडिक्ट करा है कि ये, फॉर एग्जांपल हमने अपनी पिक्चर्स दी हुई हैं और ये पहचानता है कि ये आनम है, ये कौन है। तो ये इसके लिए प्रेडिक्टिव स्किल्स को हम कैसे इसको मेजर कर सकते हैं? ये कहता है कि इट्स क्लास वाइज परफॉर्मेंस रादर देन ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब आपके पास बैलेंस जो क्लासेस हैं, इसमें ये कहता है कि आप बजाय इसके कि इसकी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें, आप इसकी एक क्लास की परफॉर्मेंस को देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्यूरेसी किस तरीके से आ रही है। F1 स्कोर कंबाइंस टू competing metrics, प्रिसीशन एंड रिकॉल स्कोर्स। दो तरह के स्कोर्स हैं जो हमारा मॉडल जनरेट कर रहा होता है, और F1 क्या करता है, उसको कंबाइन करता है, कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ प्लस प्लस करके उसको दिखाता है कि अब ये किस तरीके से होगा, जो हम आगे देखेंगे भी। We will dig deeper into F1 score. Here is what we will cover. What is F1 score? How to calculate F1 score? How to compute F measures with Python। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं जो हम समझेंगे, लेकिन उसमें हम उसकी कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उसको ये समझेंगे कि यहाँ ये कर क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर, अच्छा ठीक है। अब ये कहते हैं व्हाट इज F1 स्कोर। F1 स्कोर बेसिकली है क्या? ये मॉडल की एक्यूरेसी को जांचता है, देन ये कंप्यूट करता है हाउ मेनी टाइम्स मॉडल मेड अ करेक्ट प्रिडिक्शंस अक्रॉस द एंटायर डेटा सेट। ये देखता है कि पूरे डेटा सेट के ऊपर मॉडल ने कितनी दफा जो प्रिडिक्शंस की हैं वो ठीक आई हैं। दिस कैन बी रिलायबल मेट्रिक ओनली इफ द डेटा सेट इज क्लास बैलेंस। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर तो आपका डेटा सेट क्लास बैलेंस्ड है, उसकी सारी क्लासेस बैलेंस में है। दैट इज ईच क्लास ऑफ डेटा सेट हैज द सेम नंबर ऑफ सैंपल्स। और वो क्या है, छोटी सी बात समझनी है कि जो आपकी क्लास है उसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो सेम है कि नहीं है। जैसे अगर हमारे पास एक डेटा सेट है, उसमें 15, फॉर एग्जाम्पल मैं तो छोटे छोटे से डेटा सेट की बात करती हूँ, 15 नाम डले हुए हैं, तो उन वो एक क्लास हो गई नाम की। अब उसमें दूसरी जो है वो एज की क्लास है, तो क्या 15 एजेस डली हुई है? अगर 15 एजेस डली हुई है तो दैट्स मीन कि वो बैलेंस है। For example, nevertheless, real world data sets are heavily class imbalance। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड के डेटा सेट्स की तरफ बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वो तो इम्बैलेंस ही होते हैं, often making the metric unviable। For example, if a binary class data set has 90 tens and sample in class 1 and class 2 respect a model that only predicts class 1 regardless of sample। अच्छा, अब ये है क्लास 1 में जो उसने प्रेडिक्शंस की उसमें सैंपल्स की तादाद दूसरी है, और फिर जब क्लास 2 में करेगा या नहीं की, उसकी बुनियाद पे उसने एक फैसला सुना दिया कि जनाब ये तो इसका तो प्रेडिक्शन ये आ रही है, तो वहां पे अगर क्लास इम्बैलेंस है, वहां पे कम एंट्रीज हैं, तो फिर ऑफ कोर्स वहां पे प्रॉब्लम आएगी। फिर जब ओवरऑल मॉडल चलेगा तो पता चलेगा कि प्रेडिक्शंस की जो हमने वो बताई थी, एक्यूरेसी बताई थी, अब वो नहीं है। Accuracy computes how many times a model made a correct predictions across the entire data set। और accuracy हम कब कैसे कंप्यूट करते हैं कि पूरे डेटा सेट के ऊपर वो कैसे काम कर रहा है। However, can this model be called a good predictor? This is where the F1 score comes into play। अब हमें जब ये पता करना होता है कि गुड प्रिडिक्शंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वहां पे F1 जो होता है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे हम कुछ
मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन पॉजिटिव और नेगेटिव्स के अंदर जाएंगे, और वो काफी उसका उसकी भी कुछ बेसिक्स हम देख लेते हैं कि बहरहाल ये चीज समझ में आ गई होगी। जहां तक मुझे लगता है कि F1 स्कोर, हमें F1 स्कोर को फॉर एग्जांपल कंप्यूट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, प्रिसीजन और रिकॉल। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक जो हमने कल एक नोटबुक चलाई थी, उसके अंदर हमारे पास एक सेल था। राबिया, तुम देखना इसको। उसमें यही सारी चीजें जो है वो थी। ट्रू पॉजिटिव क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ सैंपल्स करेक्टली प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव है। जो 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 प्रेडिक्शंस उसने करेक्ट बताई हैं वो पॉजिटिव है। फिर फॉल्स पॉजिटिव है, जो नंबर ऑफ सैंपल रॉन्गली प्रेडिक्ट है वो भी पॉजिटिव है। एज एज कंप्यूटर एज्यूम्स दैट, इसीलिए इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रू नेगेटिव जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स करेक्टली प्रेडिक्टेड है, करेक्टली प्रेडिक्टेड है, लेकिन वो नेगेटिव है। फॉल्स नेगेटिव कौन सा है? नंबर ऑफ सैंपल्स रॉन्गली प्रेडिक्टेड एज नेगेटिव। यहाँ पे एक छोटा सा इसका पिक्चर भी बनाई है, और वहां ऊपर मैं जिस जगह दिखा रही थी वहां बजाय अंदर ये ट्रू ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव के कुछ वैल्यूज थी, उसी तरह की वैल्यूज जैसी हमारी डेटा के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि हम बार बार मॉडल ट्रेन करेंगे, बार बार उन्हीं टर्मिनोलॉजीज में जाएंगे, उसमें चीजें ऐड होती रहेंगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो कंफ्यूज होने देना, कनेक्शंस बनेंगे। क्लासेस लेते रहना, आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं चीजों से कनेक्शंस ऐसे बनना शुरू हो जाएंगे और चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। समटाइम्स अगर कोई चीज ज्यादा उसकी ब्रांचेस निकल रही होती हैं तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो कंबाइन हो जाता है तो आपका माइंड उसको एक अच्छा सा पिक्चर दे देता है, बना लेता है। हाँ। तो हाँ, बस टेंशन नहीं ले। मतलब इसमें मतलब आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जो हमने कल किया था ना उसमें थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक हर दफा कंफ्यूज ही कर देता है। उसमें वो बच्ची कह रही थी ना कि आप प्रिडिक्शंस लेके दिखाएं, तो उसमें जो हम एक्चुअली कर रहे थे वो हम प्रिडिक्शंस ही कर रहे थे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। जो हमारा सॉल्व होने के बाद जो हमने एक्स ट्रेन को दिया था डेटा, उससे जो हमारी वैल्यूज जनरेट हुई थी उनको हम क्या कर रहे थे, एक एक्चुअल वैल्यू जो हमने वाई लेबल्स दिए थे और जो हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यू आई थी उनको और एक्चुअल वैल्यू को बेसिकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स में डालकर हम कंपैरिजंस कर रहे थे। और ये जो भी अनम ने शो करा हुआ है ग्राफ, बेसिकली ये भी यही है। एक ऊपर एक्चुअल वैल्यू बता रहा है या तो यस एंड नो होगा, और प्रेडिक्ट वैल्यू में क्या होगा, हम इनका रेशियो निकालेंगे, लाइक टी पी कितना है, एफ पी कितना आया है, एंड एफ एन कितना आया है, और टी एन कितना आया है। ये डिफरेंट मतलब हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं जिनको हम कैलकुलेट करके एट द एंड जो हमारे पास एक्यूरेसी आ रही होती है, जिसकी हाईएस्ट होती है, उसको हम कहते हैं कि ये भाई ये नेगेटिव है या फिर ये पॉजिटिव है। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये इसको डिस्क्राइब कर रही है बेसिकली। बस ये क्या हो रही है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जाकर जो हमारे लेबल्स थे उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि ये एक्चुअली हमारे पास आउटकम आ क्या रहा है जो इस ग्राफ ट्रू में लिखा है। पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव को हम ऐसे भी देख सकते हैं, 0 और 1 की वैल्यूज। एक तरफ तो जाना है ना उसने, किसी ना किसी हाँ जगह नहीं, जाके वो कहता है एक्चुअल कि ये वैल्यू में 0 तो है। हमारे पास दो ही वैल्यू होंगी, एक्चुअल वैल्यू हम्म। में भी हमारे पास दो वैल्यू होंगी और प्रिडिक्टेड वैल्यू में भी दो वैल्यू होंगी, यस एंड नो। लेकिन उनके हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को देखेंगे कि अगर हम एक मतलब लाइक एक जैसा हमारे पास एक चार्ट होता है और हम उसमें चार्ट में मतलब अपने प्रिडिक्ट वैल्यू को, लाइक ये जो हमारे पास चार किस्म के मैट्रिक्सेस आ रहे हैं जिसमें एक ट्रू नेगेटिव है, एक फॉल्स पॉजिटिव है, एक फॉल्स नेगेटिव है, एक ट्रू पॉजिटिव है। अब नो में कितने ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव आ रहे हैं और इस तरीके से उनकी कैलकुलेशन करके फिर ये एक पूरा एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम उसको पूरा रिकॉल करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने नीचे देखा था कि वो रिकॉल कैसे हो रहा है, फिर इसी तरीके से प्रीशियस देखा था आप लोगों ने, उसकी एक्यूरेसी देखी थी। फिर ये इस तरह से ये सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेता है कि एक्चुअली ये निकल किस तरीके से रहेंगे। ये इन्हीं के मैट्रिसेस होते हैं जो एक्चुअली उस पर जाकर प्रेडिक्टेड जो हमारे मैट्रिसेस होते हैं वो एक्चुअल वैल्यू से जाकर जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं और उनसे जो आउटकम आता है जिसका रिजल्ट बेस्ट होता है वो उसको प्रिडिक्ट कर देता है। और
अगर अनंत तुम कहो तो एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मेरे ख्याल से इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक्चुअली कंफ्यूजन मैट्रिक्स करता क्या है, जिसमें अच्छा, उसमें नहीं ये बच्चों से ही पूछ लेते हैं। बच्चों वीडियो देखनी है तो हाँ, चैट इसमें में इनको बता दो यस। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब हो जाएगा, मतलब ये तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कितनी कितनी देर की वीडियो है? बस मतलब 5 to 6 मिनट की। बच्चे बता दें, वोट करते हैं तो फिर उस पर जाते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। मैंने तुम्हें लिंक शेयर करा है, और ये काफी ओके। अच्छी से एक्सप्लेन कर रहा है, जिससे इनको रिकॉल, प्रीशियस और ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाएगी, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स का एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू दोनों चीजें का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। हाँ बच्चों, नहीं देखनी है वीडियो, आगे चले। किसी का भी कोई मैसेज नहीं है? वीडियो मैम वीडियो चला दे। चला दें, चलो। मैडम थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना, बिल्कुल जरा सा। हाँ, मैं तुम्हें बताती रहती हूँ, शेयर साउंड कर रही हूँ मैं। हाँ, वो और का थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना, 1-2 सेकंड का बस। When you write, your tone influences. Hello and welcome doस्तों to 5 Minute Engineering। क्या? हाँ, हाँ तो रन करो। जो कि पहले से ट्रू है, ये एक्चुअलिटी है, ये रियलिटी है। क्या करना है? हाँ, आगे थोड़ा करो सा पीछे पीछे करो? करो, थोड़ा सा पीछे। इन लोगों को पता हाँ, यहाँ से स्टार्ट कर दो। जितना आसान हो सकता है उतनी आसान भाषा में विद एन एग्जांपल, विद सॉल्व्ड एग्जांपल आज मैं आपको समझाऊंगा कि भैया कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या। सी कंफ्यूजन मैट्रिक्स से रिलेटेड जो दो कितना हो चीजें गया? होती है वो आपको समझ में आनी चाहिए। एक हमारी होता है टीम में प्रेडिक्टेड बच्चे वैल्यूज एंड एक होता है एक्चुअल वैल्यूज। सी एक्चुअल वैल्यूज मतलब क्या, जो कि पहले से ट्रू है, ये एक्चुअलिटी है, ये रियलिटी है। एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज मतलब हमने कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस किए एंड ऑब्जर्वेशंस किए एंड उसके ऊपर हम लोगों का कुछ कहना है कि ये यस है या नो है। दैट मींस वी आर डूइंग प्रिडिक्शन एंड देयर इज अ डिफरेंस इन प्रिडिक्शन एंड एक्चुअलिटी। देयर इज अ डिफरेंस इन व्हाट वी आर विजुअलाइजिंग एंड द रियलिटी। बराबर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो कि एक बंदा है, वो डॉक्टर के पास गया, बराबर, उसका चेकअप करवाने के लिए कि उसको कोई डिजीज है या नहीं। बराबर। तो एक्चुअल वैल्यूज ये है कि एक्चुअली उसको है या नहीं वो डिजीज, एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज कौन सी होगी कि उस डॉक्टर ने उसको बोला कि उसको डिजीज है या नहीं। ठीक है। अब ये जो चार चीजें, ये जो चार खाने, इनको समझने की कोशिश करते। ठीक है। पहली बात डॉक्टर बोला कि तुम्हें वो डिजीज नहीं है, ओके, यू डोंट हैव दैट डिजीज। तो जैसे ही वो नो बोलता है तो यहां पे एन आ जाता है। क्या आ जाता है? नेगेटिव। ये टी एन एफ पी क्या है? ये है ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव। ठीक है। जैसे ही डॉक्टर बोलता है नो, इस वाले सेल में नेगेटिव आ जाता है। क्या आ जाता है? नेगेटिव। कि उसने नहीं बोला ना, नहीं बोला मतलब नेगेटिव। अभी हम लोगों को सिर्फ चेक करना है कि ये जो उसका प्रिडिक्शन है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है। उसका प्रिडिक्शन और उसकी एक्चुअल वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेल क्या है? ये भी नो है, प्रिडिक्टेड भी नो है। इसका मतलब वो जो उस डॉक्टर ने चेकअप किया बिल्कुल सही किया, बिकॉज एक्चुअली उस पेशेंट को वो डिजीज नहीं थी और डॉक्टर भी बोल रहा है उसको वो डिजीज नहीं है, इसलिए दोनों कंडीशन ट्रू है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। समझ में आ गया? नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव था, बिकॉज वो कहता है डॉक्टर की तुम्हें नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव है। नीचे वाले सेल में भी देखोगे तो प्रिडिक्शन नो ही है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन यहाँ फॉल्स क्यों आया? बिकॉज डॉक्टर ने बोला, प्रिडिक्शन किया कि नो है, इसलिए नेगेटिव आया। लेकिन एक्चुअल में इस पर्टिकुलर सेल में जो एक्चुअल वैल्यू है वो यस है। वो क्या है? यस है। तो उसका प्रिडिक्टेड वाला नो, इसका एक्चुअल वाला यस, फॉर दिस पर्टिकुलर सेल बोथ आर नॉट मैचिंग। यहाँ पे यस है, यहाँ पे नो है, बोथ आर नॉट मैचिंग, इसीलिए जो रिजल्ट है वो फॉल्स है, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आया। लेकिन ये नो तो पहले से ही था, बिकॉज उसका ये नेगेटिव तो पहले से था, बिकॉज उसका रिस्पॉन्स था नो। उसी तरीके से जब उसका प्रिडिक्शन या फिर रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है, यस होता है, यस होता है, तो उसके पूरे के पूरे कॉलम में आप पी पहले से लिख दो। क्या कर दो? पी पहले से लिख दो, बिकॉज जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है, तो पी पी पहले से लिख दो। जैसे कि नेगेटिव था, एन एन पहले से लिख दिया। अभी जस्ट डिपेंड करता है कि उसके पहले एफ लगेगा या टी। कैसे डिपेंड करता है कि फॉर दिस पर्टिकुलर सेल एफ होगा या टी, ये हमें अभी डिटरमाइन करना है। ठीक है। तो इसके लिए डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें वो डिजीज है, यस। लेकिन एक्चुअली फॉर दिस पर्टिकुलर सेल अगर आप देखोगे तो एक्चुअल वैल्यू नो है, तो यस एंड नो बोथ आर नॉट मैचिंग, बोथ आर नॉट द सेम, देयरफॉर वैल्यू इज फॉल्स।
दोनों के जो रिजल्ट्स है वो डिफरेंट है। एक्चुअलिटी कह रही है कि उसको नहीं है डिजीज, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि हाँ भाई उसको है डिजीज, तो इस पर्टिकुलर सेल के लिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। एंड पॉजिटिव क्यों, बिकॉज डॉक्टर का प्रिडिक्टेड जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव था, यस था। अब आते हैं इसके ऊपर ट्रू पॉजिटिव के ऊपर। ट्रू पॉजिटिव क्या कहता है, पॉजिटिव कैसे लगा वो तो समझ में आ गया, क्योंकि यस रिस्पॉन्स आया फ्रॉम द प्रिडिक्टेड साइड, इसलिए पहले से यहाँ पे पी लग गया, पॉजिटिव लग गया, ठीक है। अब ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उससे पहले पी से पहले ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो कैसे पता चलेगा, चेक कि इसने डॉक्टर ने भेजा कि इस पर्टिकुलर सेल के लिए ये ट्रू है कि हाँ उसको डिजीज है, वो पर्टिकुलर डिजीज है, और इस पर्टिकुलर सेल के लिए ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या कहती है कि यस इट इज हैविंग द डिजीज। तो जब यस और यस दोनों मिल जाते हैं, तो यस और यस दोनों मिल गए तो दोनों इक्विवेलेंट है, और जब प्रिडिक्टेड और एक्चुअल सेम है दैट मींस वी कैन से भैया डॉक्टर सच कह रहा है, डॉक्टर ट्रू कह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। तो अभी समझ में आ गया ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू पॉजिटिव ये कैसे लिखा जाता है, आप समझ में आ गया आपके। एक और चीज आपको बता देता हूं, जो हम लोग इसे अभी फॉल्स पॉजिटिव समझ रहे थे ना, इसे हम लोग टाइप 1 एरर भी कहते हैं, इसे हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं टू दिस पोर्शन। एंड जिसे हम फॉल्स नेगेटिव समझते हैं इसे हम टाइप 2 एरर कहते हैं। समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप 2 एरर। तो अभी मैं एग्जांपल को डिफाइन करता हूं, उस एग्जांपल के ऊपर हम लोग एक्यूरेसी, एरर रेट, प्रिसीजन एंड रिकॉल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने सैंपल्स है हमारे पास, 165 सैंपल्स है, बराबर। आउट ऑफ दोस 165 सैंपल जो मेरी एक्चुअल वैल्यूज है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब एक्चुअल में पेशेंट को डिजीज नहीं है वो 60 है। कितने हैं, कितने सैंपल्स है, 60 सैंपल्स है। एंड एक्चुअल में पेशेंट को डिजीज है उसके कितने सैंपल्स है, 105 सैंपल्स है। तो ये समझ में आ रहा है ना, दीज आर द एक्चुअल सैंपल्स। ये जो है एक्चुअली नो है, एक्चुअली यस है, एंड ये क्या है, प्रिडिक्टेड नो है, एंड ये प्रिडिक्टेड यस है। अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो 165, इन दोनों का टोटल करोगे तो 165, और ये होना ही चाहिए, दिस शुड बी द रिजल्ट, कि जितना भी प्रिडिक्टेड का यस नो है कंबाइन करो आपका हमेशा टोटल आना चाहिए, एक्चुअल का यस नो कंबाइन करो आपका हमेशा टोटल आना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं एक्यूरेसी की तरफ। एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्यूरेसी का सिंपल सा फंडा है, टीपी प्लस टीएन दोनों साइड में ट्रू होना चाहिए, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इजी तरीका याद रखने का एक्यूरेसी का, दोनों तरफ एडिशन के ट्रू होना चाहिए, एक तरफ पॉजिटिव ले लो एक तरफ नेगेटिव। सो ट्रू ट्रू, टीपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाय टोटल। व्हाट डू वी मीन बाय टोटल, ये टोटल कितने सैंपल्स कंसीडरेशन में लिए हैं, 165 लिए हैं। टीपी कितना है, 100 है, टीपी कितना है, 100 है। टीएन कितना है, कहां है टीएन, ये 50 है, तो 100 प्लस 50 150 डिवाइड बाय 165, एक्यूरेसी 8.91, ठीक है। एरर रेट क्या है, एरर रेट को अगर आपको इजीली कैलकुलेट करना है, टेक इट 1 माइनस एक्यूरेसी, जो भी एक्यूरेसी आई उसका 1 माइनस कर दो, या फिर यू कैन टेक टीएफ दैट इज एफपी प्लस एफएन दैट इज टाइप 1 एरर प्लस टाइप 2 एरर डिवाइडेड बाय टोटल, टाइप 1 एरर प्लस टाइप 2 एरर डिवाइडेड बाय टोटल, so that is nothing but 10 plus 5 divided by what is your total, that is 165, you get 0.09 as the error rate, ठीक है, for this particular example that I have framed, okay। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन और रिकॉल को बढ़िया तरीके से समझाता हूं। प्रिसीजन और रिकॉल दोनों के न्यूमरेटर में टीपी होगा, ट्रू पॉजिटिव। रिकॉल एंड प्रिसीजन दोनों के न्यूमरेटर में ट्रू पॉजिटिव होगा, खाली डिनोमिनेटर चेंज होगा। In terms of precision, we are taking into consideration predicted yes, मतलब predicted yes 110, predicted का yes ले रहा हूं 110, तो वो मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में 110, और रिकॉल में मैं लेता हूं एक्चुअल का yes, एक्चुअल का yes 105, जो मैं रिकॉल में कंसीडर करता हूं, एंड ये उनके आउटपुट वैल्यूज आती हैं। बाकी टीपी तो दोनों में 100 है, लेकिन सिर्फ प्रिसीजन में प्रिडिक्टेड यस कंसीडर करता हूं, और यहां पर रिकॉल में एक्चुअल यस कंसीडर करता हूं। एक्चुअल का यस की टोटल वैल्यू कितनी है वो कंसीडर करता हूं और वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। तो आई होप दोस्तों इस सॉल्व एग्जांपल के साथ कंफ्यूजन मैट्रिक्स का कंफ्यूजन पूरा दूर हो गया होगा। ये किस तरीके से ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव किस तरीके से असाइन किए जाते हैं ये भी आप समझ में आ गया होगा, और ये इस शॉर्ट एग्जांपल से ये चारों पैरामीटर आप कुछ समझ में आया है। इतनी आसानी से हम लोग को समझ नहीं आएगा, 2-3 दफा मैम देखो ये वीडियो फिर समझ में आएगी। कंप्लीट नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा हाँ, थोड़ा क्लियर इसको हम तो बस एक उस पे बुला लेंगे ना, इसको हम जब भी इसको
कोशिश करेंगे तो हमारे लिए तो सिर्फ वो एक कोड होगा। हमें ये सब कुछ करना नहीं है, ये सब कुछ किया हुआ है पहले से। अच्छा, ये मैंने चैट में भी भेज दिया है, अगर ये अभी तुम लोग अपने पास खोल लोगे तो इसको बाद में भी देख सकते हो। बहुत एक्सीलेंट इसने बताया है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अगर ये वाली चीज प्रिसिशन और रिकॉल तक कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम आज वाले टॉपिक पे जाएं। या इसके बारे में अगर कोई चीज बतानी या पूछनी है तो पूछ लो। बेटे आप लोग ना इस वीडियो को कई दफा देखना ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इससे ज्यादा इजीएस्ट वे कोई नहीं हो सकता ना। आप लोग बार बार इसको देखना, थोड़े से गूगल पे भी सर्चिंग करना, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे ना इस तरह से। क्योंकि एकदम कोई चीज दिमाग में नहीं बैठ सकती। थोड़ी सी स्टडी करोगे, थोड़े नोट्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आगे चले हम रिग्रेशन की तरफ। यस मैम। बहुत बहुत ज्यादा खुश क्लास हो रही है, तुम लोग बातें करते रहा करो ताकि समझ में आता भी रहे। इतना इतना मुश्किल नहीं है। जब नहीं समझ में आ रहा होता, थोड़ा सा कम कम समझ में आ रहा होता है, तो ऐसा लग रहा होता है मुश्किल है। लेकिन जब वो ही पिक्चर बनना शुरू हो जाएगी ना माइंड में, तो फिर तुम्हें लगेगा ओ ये तो इतना आसान था, ये तो इतना मुश्किल था ही नहीं। अच्छा, हम अगर वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो वेरिएबल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और फिर उसकी हम फर्दर उसके बारे में बात करते हैं। वेरिएबल से क्या बात समझ में आती है? जो चैट में बताना चाहे चैट में बताए, और जो वैसे ही बताना चाहे तो बताए। वेरिएबल्स क्या होता है? अगर हम एनीथिंग दैट किसी चेंजेस इट्स जो भी चीज चेंज हो रही है उसे हम वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। मैथ्स में वेरिएबल को हम शायद ऐसे डिस्क्राइब कर भी सकें। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं कि जो जो एक एक किसी नाम रख के उसके अंदर हम कोई वैल्यू असाइन कर दें, उसके अंदर कोई चीज। जैसे अगर हम वेरिएबल को कंटेनर समझें कंप्यूटर की जबान में, कि वो एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हमारी कोई वो ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसको हमने नाम दे दिया है, और उसमें हमारी चीजें पड़ी हैं। कोई भी चीज हो सकती है। उसमें मैं अपनी हाइट डाल सकती हूँ, अपना नाम डाल सकती हूँ, मैं पूरा मॉडल डाल सकती हूँ एक वेरिएबल में। एनीथिंग। पहले हम उसमें नाम डालते होंगे, फिर हमने उसमें फंक्शंस डालना शुरू किया, फिर हमने उसको ये कहा कि चलो अब इसमें तो पूरा हम पूरा का पूरा मॉडल भी डाल देते हैं। तो वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन हमारे हिसाब से कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम ऐसे करेंगे। फिर हम जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करेंगे तो हम कैसे बात कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि अगर हम ऐसे सोचें कि हम कहाँ से पढ़ रहे थे। हमने मशीन लर्निंग की टाइप्स पढ़ी थी, उसमें थी कौन कौन सी। एक तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग थी, सुपरवाइज लर्निंग थी, अनसुपरवाइज लर्निंग थी, सेमी सुपरवाइज लर्निंग थी। तो हम जहाँ फॉल कर रहे हैं ना, जहाँ से हम अपने आप को लेके चल रहे हैं, बाद में तो कोई कैसे भी अपने बिल्ड आपको बिल्ड करे, लेकिन जो हम जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं वो है सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम रिकॉल कर रहे हैं अपनी पिछली बातों को। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमने बात की थी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है सुपरवाइज लर्निंग में ये है कि उसी के अंदर हमारे तीनों तरह के मेन मॉडल आ जाते हैं। जिन मेन मॉडल्स के ऊपर मशीन लर्निंग में, अभी हम मशीन लर्निंग की जो तीन मेन मॉडल्स को हमने पढ़ा, जिनके नाम थे रिग्रेशन, और दूसरा जो है क्लासिफिकेशन के दो दो टाइप के मॉडल्स हैं। एक बाइनरी क्लासिफिकेशन है और दूसरा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। अब अगर हम इनको डिस्टिंग्विश दो जगह अगर हम इसको वो करना चाहें, कैटेगराइज करना चाहें, एक में हम डाल देते हैं रिग्रेशन को, एक में डाल देते हैं हम क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन के जो दो मॉडल्स हमने किए हैं उसमें हमने पहला किया था मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने जो पेटल लीव्स थे उनकी उनकी जो हाइट और विड्थ के थ्रू उनको आइडेंटिफाई किया था कि ये कौन सा फ्लावर है। और उसके बाद हमने कल जो मॉडल किया था वो बाइनरी क्लासिफिकेशन का मॉडल था, जिसमें हमने क्या आइडेंटिफाई किया था मैं भूल गई हूँ। बहरहाल कुछ कुछ आइडेंटिफाई क्या किया था उसमें हमने कल। कोई भी हो सकता है, कैट्स एंड डॉग्स का भी हो सकता है कि कैट है कि डॉग है। अब ये वाला एक कैटेगरी है जिसमें क्लासिफिकेशन की दो टाइप आ रही है। दूसरी वाली कैटेगरी है जिसके अंदर रिग्रेशन आ रही है।
दोनों टाइप के मॉडल्स के अंदर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों टाइप के मॉडल्स के अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। वो वाले में भी हम इस तरह से इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि उसमें तो होते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इसमें नहीं होता है, या इसमें आ गए हैं उसमें नहीं थे, उसमें भी थे इसमें भी हैं। यहाँ पे कुछ कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं इन वाले, कहाँ इस वाले में ये होता है कि इस इनके जो वेरिएबल्स होते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स भी कहलाते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, जिनकी वजह से वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं, जिसमें जैसे कि टेम्परेचर आ सकता है, हमारी एज आ सकती है, टाइम आ सकता है। टाइम सीरीज का डेटा जो कि हम उस पे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट का अगर हमें कोई मॉडल ट्रेन करना हो, तो वहां हम टाइम सीरीज का डेटा जब यूज करेंगे तो वहां टाइम मुसलसल चेंज हो रहा होगा। स्टॉक फॉर एग्जांपल 12 बजे 10 रुपए का था, 1 बजे वो 20 रुपए का हो गया, फिर वो 15 का हो गया, तो वहां टाइम भी चेंज हो रहा है और उसकी रेट्स भी चेंज हो रहे हैं। तो हम, अच्छा, इसमें एक और चीज, जो अगर हम वैसे इसको सिंपल से वे में डिस्क्राइब करें कि रिग्रेशन का मॉडल किस तरह का होता है, ये थोड़ी टेक्निकल बात थी जो हमने वेरिएबल के हिसाब से की। अब इसको अगर हम वैसे डिस्क्राइब करें कि सिंपल वे में कि ये रिग्रेशन किस तरह का होता है, कि जैसे हमारे पास पहले दो तरह की प्रॉब्लम थी। पहले हमसे ये पूछा गया कि इधर ये कैट है कि डॉग है। अब तुम इसको ह्यूमन की तरह सोच रहा है वो, कि अब उसको दिखाओ तो वो तुम्हें लर्निंग करके ये बताए कि ये कैट है या डॉग है। पहले उसको लर्न करा दिया सारा डेटा, 10,000 पिक्चर्स दे दी, और उसके बाद अब उससे पूछते हैं कि कैट है कि डॉग है, और फिर देखते हैं कि भाई एक्यूरेसी है, ठीक है। दूसरे टाइम पे हमने कहा कि हमारे पास 8-10 तरह की क्लासेस हमने बना दी है। फॉर एग्जाम्पल, जो हर वक्त एग्जाम्पल देते हैं, 0 से 9 तक की पिक्चर्स है, हैंड रिटन डिजिट्स है 0 से 9 तक। अब कितने, 10 ऑप्शन है उसके पास। 10 ऑप्शन में से उसको बताना है कि ये 4 लिखा है कि 9 लिखा है कि 7 लिखा है। वो भी हमने 10,000 20,000 पिक्चर्स उसको दे दी, लर्निंग करा दी। अब हमारे पास एक नया तरह का प्रॉब्लम है कि हम ये कहते हैं कि पिछले 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में वेदर जिस तरह का भी रहा है, इस साल के वेदर को फोरकास्ट कर दो। अब ये तो प्रॉब्लम ही बिल्कुल चेंज हो गई। अब ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि कैट है के डॉग है, अब ये भी नहीं है कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। फिर, या मैं ये कहूँ कि मुझे एक गाड़ी चाहिए जिसका माइलेज ये हो पर आवर, और वो इतनी स्पीड देती हो, और फिर मेरे पास 10 लाख रुपए से भी ज्यादा नहीं है, और मैं और भी बहुत सारे फीचर्स बता दूं। तो अब जिसके पास 10,000 20,000, नो, 10,000 20,000 तो ज्यादा हो जाएंगी, 50 100 या 200 तरह की गाड़ियां हैं, उसने गाड़ियों के सारे फीचर्स, उसने एक डेटा फ्रेम बनाया, गाड़ियों के सारे फीचर्स निकाले, स्पीड इतनी है, कलर ये है, मॉडल ये है, मेक यहाँ की है, निसान है कि टोयोटा है, वो सारे उसने फीचर्स वहां पे लगा दिया है। और अब उसमें से वो रिग्रेशन का मॉडल लगाएगा, और फिर वो ये देखेगा कि मेरी बेस्ट फिट कार कौन सी है। इन द सेम वे, मौसम की प्रिडिक्शन हो सकती है, इन द सेम वे। तो ये एक अलग काइंड ऑफ मॉडल्स है। हम स्टॉक मार्केट को कि देख सकते हैं कि उसका क्या वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, और आगे वो ट्रेंड कैसे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम फैशन को देख सकते हैं कि 20 साल में फैशन कैसा रहा है, तो अगले 20 सालों में ये बात कैसा हो सकता है। तो उसके लिए हम जो मॉडल्स लेते हैं, उस पे मॉडल्स ट्रेन करते हैं, वो होते हैं रिग्रेशन के मॉडल्स। आप लोग सब है ना क्लास में? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम, मतलब जो हमारे वेदर फोरकास्टिंग मतलब के हम कर रहे हैं, उसमें टाइम सीरीज आ रही है ना, और जिसमें जो अभी हमने किया मॉडल बाइनरी वाला, तो उसमें टाइम सीरीज तो नहीं थी, जैसे मतलब ईयर वाइज, तो ये डिफरेंट हाँ, मॉडल्स है ना। एग्जैक्टली हम एक बड़े जैसे हम एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर चीजों को देखें, तो हमने पिछले दिनों में सिर्फ मशीन लर्निंग पढ़ी है, और मशीन लर्निंग के 3 मॉडल को हम, 3 बेसिक मॉडल्स को, टाइप ऑफ मॉडल्स को
कवर करके हम आगे डीप लर्निंग पे जाने वाले हैं। जैसे हमारा रिग्रेशन का मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तो हम डीप लर्निंग के मॉडल्स के ऊपर जाएंगे कि मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस था और उसमें हम किस तरह से न्यूरल नेटवर्क के थ्रू मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। अभी तक हम सिर्फ डेटा की बात कर रहे हैं कि हमने उसको डेटा दिखाया है, लर्निंग कराई है और लर्निंग करा के हमने उसको एक एक ब्लॉक ऑफ कोड दिया और उसके बाद उसने एक हमें जो है वो एक्यूरेसी दे दी और हमने ये देख लिया। तो वहां पे हम अभी टाइम सीरीज वाला डेटा हमने नहीं डाला क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं थी। अब सोचो ना कि प्रॉब्लम, अब तुमने कोई भी अम, तुम कॉलेज या स्कूल में हो और तुम्हें वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, एक ऑब्जेक्टिव देते हैं, एक ऑब्जेक्ट देते हैं कि तुमने दो केमिकल्स को मिला के एक केमिकल बनाना है। तो ये अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। दूसरे बंदे को ये मिला है कि उसने एक सर्किट बनाना है, वो एक अलग। तो हमारे पास प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की है ना। हमने वहां बाइनरी प्रॉब्लम देखनी है, हमने ये पहचानना है कि क्या वो कैट है या डॉग है। तो सिर्फ कैट और डॉग नहीं है, दुनिया में इस तरह के हजारों किस्म के जो है वो मॉडल्स है। जैसे शुगर है कि नहीं है, कैंसर है कि नहीं है। तो फिर वहां पे हम डेटा वहां कैंसर वाला उठा लेंगे, वहां पे डेटा डायबिटीज वाला उठा लेंगे। इसी तरह के हजारों लाखों मॉडल्स तुम लोग खुद सोच सकते हो। फिर जब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में जाते हैं, इसी मॉडल को हम आगे ले जा सकते हैं कि अब तुमने कैट्स एंड डॉग्स के साथ रैट्स की तस्वीरें भी डाल दी तो तीन क्लासेस हो गई। अब वो बताए, अब वो बाइनरी नहीं रहा, अब वो मल्टी क्लास हो गया। अब मैं चाहूँ कि मैं 25 अलग अलग तरह के जानवर डाल दूं तो मल्टी क्लास में आ गया। तो उस तरह के भी मॉडल्स, स्पीशीज को पहचानने के मॉडल्स हो गए, फ्लावर्स को पहचान सकते हैं और बहुत सारी जो भी जैसा भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो। ये तीसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें जनरली हम टाइम सीरीज का डेटा लाजमी तौर पे यूज होता है और जिसको हम रिग्रेशन के नाम से जानते हैं। और हम इसको ये देखेंगे कि हमने एक मॉडल भी थोड़ा सा आधे से ज्यादा तो तैयार है, उसको देखा है, उसको भी दिखाएंगे अगर क्लास में टाइम बचा। और दूसरा ये कि इसमें मेन और इम्पॉर्टेंट चीज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के बारे में हम बात करते हैं। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा सीख भी सुन भी चुके हैं और इसके बारे में भी बात करेंगे। और देखो अब इसको देखते हैं कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं, and research variables are any characteristic that can take on different values such as height, age, temperature, test scores। इसमें वेरिएबल में आप कुछ भी स्टोर करा सकते हो, कुछ भी, जो भी चाहो। लेकिन फिर ये कहते हैं कि दो तरह के वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अपने नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा है ऑन चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो अब उसका मतलब आउटकम क्या होना चाहिए। अब इसकी एग्जाम्पल ये ऐसे देता है कि ये डिजाइन स्टडी टू टेस्ट वेदर चेंजेस इन रूम टेम्परेचर हैव एन इफेक्ट ऑन टेस्ट स्कोर। कि आप एक ऐसी स्टडी कर रहे हो जिसमें आप ये देखते हो कि जो टेस्ट हो रहा है क्या उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है रूम के टेम्परेचर को चेंज होने से। तो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इज द टेम्परेचर ऑफ द रूम। जो इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ द रूम है। यू वेरी द रूम टेम्परेचर बाय मेकिंग इट कूलर और हाफ द पार्टिसिपेंट एंड वार्मर ऑफ द हाफ। आप उसको ऐसे सेट कर सकते हो कि आधे के लिए थोड़ा सा गर्म हो जाए और आधों को लिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए। डिपेंडेंट वेरिएबल इज मैट टेस्ट स्कोर, कि जो स्कोर उसके ऊपर रिलाई कर रहा है। अगर टेम्परेचर खराब है तो मे बी उसका उसका टेस्ट भी खराब होगा, और अगर टेम्परेचर सही है तो मे बी उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। समझ आ रही है यहाँ तक बात? ये थोड़ा सा बस इतना इसको हम फोकस नहीं करेंगे, फोकस हम इंशाल्लाह रिग्रेशन के मॉडल को ही करेंगे। लेकिन जब हम रिग्रेशन पढ़ रहे होंगे तो फिर बार बार जब ये वाली टर्म्स आती हैं तो फिर सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट क्या होता है और ये कैसे डिपेंड कर रहा होता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले से इसको बता दूं क्योंकि ये बार बार रिग्रेशन के मॉडल को समझने के लिए जब हम जाएंगे तो आएगा। अदरवाइज एक ज्यादा और फास्ट वे होता है कि आप डायरेक्टली नोटबुक खोल लें और उसको समझाएं, लेकिन वो ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अच्छा बस ये यहाँ से इसको इतना मुझे लगता है कि ये बहुत ही वेरिएबल के अंदर चला गया, तो इसको जरूरत नहीं है। हम जाते हैं रिग्रेशन की तरफ।
अब हम बेसिकली रिग्रेशन मॉडल की तरफ जा रहे हैं कि रिग्रेशन मॉडल है क्या। रिग्रेशन फाइंड करता है कोरिलेशंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमारा जो मॉडल है उसका काम क्या है कि वो क्या देखेगा, वो उन उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को देखेगा कि वो कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। Therefore, regression algorithm help predict continuous variables such as house prices, market trends, weather patterns, oil and gas prices, a critical task of these days, etc. अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में रिग्रेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये सारी चीजें ही जो आप अगर अभी पढ़ रहे हो देख रहे हो तो आपको पता है कि सब बिजनेस का पार्ट है। हाउस के प्राइसेस को ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कह रहा है, मार्केट ट्रेंड्स को कह रहा है, वेदर पैटर्न्स को कह रहा है, और ऑयल एंड गैस के प्राइसेस हर रोज हम देखते हैं कि वो डिफरेंट होते रहते हैं, और ईटीसी। ये जो रिग्रेशन का एल्गोरिथम है ये मैप करता है फंक्शंस को, ताकि हम जो इनपुट देके और इनपुट जिसको हम, मतलब ये बहुत दफा आप पढ़ोगे कि एक्स जो है उसको हम कंसीडर करते हैं एज इनपुट, और वाई हम कंसीडर करते हैं आउटपुट, और ये कंटिन्यूअस आउटपुट है वेरिएबल ऑफ, यहाँ पे वाई जो है वो कंटिन्यूअस आउटपुट है। अब जहाँ पे भी कोई ऐसी फिगर बनी है जहाँ पे एक्स और वाई है, जैसे हम खुद सोच रहे होते हैं कि ये एक्स जो है वो डिनोट करता है वर्टिकल वैल्यूज को, वाई हॉरिजॉन्टल को, मे बी इसका उल्टा, आई एम कंफ्यूज अबाउट दिस। लेकिन ये है कि इसी तरीके से हम अपने अंदर एक एजम्पशंस लाते हैं कि एक्स जो है वो इनपुट है वेरिएबल। जब हम एक्स किसी किसी जगह दे रहे होते हैं, किसी और मॉडल में भी देखोगे तो वो इनपुट है, वाई जो है वो उसका आउटपुट है। अगर हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल देखें तो उसमें मुझे लगता है, एज फार एज आई थिंक, इससे बेटर एग्जांपल कोई नहीं हो सकती कि कंटिन्यूस वेरिएबल वो टेक फॉर एवर टू काउंट, एक ऐसा वेरिएबल जो ऑलवेज काउंट के अंदर आता रहता हो। इनफैक्ट वी वुड गेट टू फॉर एवर एंड नेवर फिनिश काउंटिंग देम। फॉर एग्जाम्पल टेक एन एज, अगर हम एज देखें तो कभी भी खत्म नहीं होती जब तक हम हैं। We can't count age because it would literally take forever. For example, it could be 37 years, 9 months, 6 days, 5 hours, 4 seconds, 5 milliseconds, 6 nanoseconds, so on. तो ये इसको हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को, और ये जो बार बार हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ऑलवेज यूज करते हैं जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, टाइम सीरीज का डेटा, टाइम सीरीज का डेटा। तो टाइम सीरीज का डेटा एक क्रूशल एट्रीब्यूट है इसके अंदर, और क्रूशल फंक्शन है, और वो क्यों है वो हम देख ही रहे हैं कि क्योंकि हम एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर काम करेंगे, तो दैट्स वाई हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। व्हेन टू यूज, अच्छा, थोड़ा सा कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि ये टाइम सीरीज के डेटा से क्या मतलब है। इसको भी हम देखेंगे। ये काइंड ऑफ डेटा है जिसके अंदर आपके पास टाइम पहले से आ रहा होगा। जैसे अगर आप उसमें मुख्तलिफ एंट्रीज करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो वो टाइम, जैसे मैं एंट्री करूं तो वो खुद ब खुद उसमें टाइम ऐड हो जाएगा कि इस टाइम ये एंट्री हुई है, तो दैट्स मीन इस टाइम स्टॉक का रेट ये था, time, date, everything. When to use linear regression vs logistic regression? अब कल बहुत एक सिंपल सा हम मॉडल ट्रेन कर रहे थे, उसमें हमसे ये क्वेश्चन भी किसी ने किया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है क्या। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी और लीनियर रिग्रेशन को हम एज ए एल्गोरिथम ही लेते हैं ना, कि एल्गोरिथम है जो कि लॉजिस्टिक कहाँ पे यूज हो रहा है, बाइनरी क्लासिफिकेशन में यूज हो रहा है जहाँ पे यस और नो की वैल्यूज है, और रिग्रेशन के अंदर हमारा जो है वो लीनियर रिग्रेशन यूज हो रहा है। When you want to predict a continuous dependent variable from a scale of values, use logistic regression. When you expect a binary outcome, you yes or no. हम लीनियर कब यूज करते हैं, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर बस यस और नो हो। अच्छा, ये वाली हम थ्योरी पूरी कर लें, या हम रिग्रेशन की नोटबुक आज स्टार्ट करें, या उसको कल ही देखें? क्या ख्याल है तुम सबका? मैम टाइम थोड़ा कम है तो शायद समझने में टाइम लग जाए, हमें क्लास खत्म हाँ, हो जाएगी। वो वैसे भी 10 मिनट में होने वाला नहीं है।
वो लंबा काम है। अच्छा, प्रेडिक्टिंग द हाइट ऑफ एन एडल्ट बेस्ड ऑन द मदर्स एंड फादर हाइट, अब ये लीनियर रिग्रेशन की कुछ मिसालें दे रहे हैं। यहाँ से इसको दोबारा देखते हैं, रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग। Regression analysis is a statistical method to model the relationship between dependent target और independent predictor। एक dependent variable आपका क्या है, इस थोड़ा सा ये डेप्थ में जा रहा है। डिपेंडेंट जो है वो टारगेट है, जो आपका वेरिएबल डिपेंडेंट है वो टारगेट है। इंडिपेंडेंट जो है वो प्रेडिक्टर है, जो प्रेडिक्शंस देगा। With one or more independent variable, more specifically, regression analysis help us to understand how to value the depend। अच्छा, इसके अंदर it predicts, ये predict क्या करता है? Continuous real values, टेम्परेचर प्रेडिक्ट करेगा, एज प्रेडिक्ट कर सकता है, सैलरी प्रेडिक्ट कर सकता है, प्राइस मार्केट में क्या है वो प्रेडिक्ट कर सकता है। We can understand the concept of regression analysis using the below example। जैसे कि अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक मार्केटिंग कंपनी हो और वहाँ पे मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट हर साल चलती हो, और उन मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स में के ऊपर हमारा एक खर्चा आता है, और वो खर्चा हमें किस तरह की सेल्स कवर करके देता है। तो वो एक पिक्चर के थ्रू बता रहा है कि जैसे अगर एक साल $90 लगाए तो 100,000, हाँ 100 नहीं $1,000 की सेल की है, 120 लगाए हैं तो 30। अब ये है कि इतने 1 2 3 4 5 6 ईयर में इसकी सेल्स कितनी होनी चाहिए अगर इसने $200 लगाए। Now the company wants to be advertisement of $200 in the year and wants to know the prediction about the sales of this year. So to solve such a type of prediction problems in machine learning, we need regression analysis। इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए मशीन लर्निंग में हम रिग्रेशन के मॉडल को प्रेफर करते हैं। Regression is a supervised learning technique which help in finding the correlation between variable and enable us to predict the continuous। ये फिर वही बता रहा है, prediction, forecasting, time modeling, determining the causal effect relationship between। अच्छा, अब ये देखो, some example of regression can be prediction of rain using temperature and other factor। अब रेन, जैसे हम मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे हम सुनते रहते हैं कि रेन होगी तो उसके रीजंस क्या क्या होंगे। तो इस हफ्ते में 4 दिन बाद, 3 दिन बाद रेन होने वाली है, तो कौन कौन सी चीजें, हवा का दबाव कितना होगा, और बाकी टेम्परेचर कितना होगा, बादल किस तरफ होंगे। तो ये कह रहे हैं कि रेन की प्रेडिक्शन टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स से करके हो सकती है। मार्केट ट्रेंड्स भी आप देख सकते हैं, एक्सीडेंट्स को आप देख सकते हैं ड्यू टू रैश ड्राइविंग, कि कितने लोग जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि ये भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जिस तरह से टाइम कभी खत्म नहीं होता, तो इस तरह से ड्राइविंग तो हर वक्त हो ही रही है ना। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लो। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमने अपनी जो नोटबुक बनाई है उसमें हमने आउटलायर्स को भी देखा था, तो उसको भी थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं। ये 4 पॉइंट है, इसको पॉइंट, उन पॉइंट्स को डिफाइन करके उसके बाद हम अम, अगर कोई क्वेश्चन है उन पे चले जाएंगे। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो मैंने काफी ज्यादा अच्छे से बहुत दफा बता दिया। आउटलायर्स क्या है, इज एन ऑब्जर्वेशन विच कंटेन्स either वेरी लो वैल्यू और वेरी हाई वैल्यू। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा जो डेटा होता है उसके अंदर जो है वो कुछ वैल्यूज होती है जो कोरिलेट नहीं कर रही होती हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि वहां पे वैल्यूज होती ही नहीं है। तो उन आउटलायर्स को हम अगर वो करना चाहें कि किस तरीके से उससे डील करेंगे, तो उसके लिए कुछ कोड होता है। उसको हम मतलब वो मैं नोटबुक में ही बता सकती हूँ कि वो नोटबुक के थ्रू किस तरीके से हम कर रहे होंगे। उसको कुछ कोड लगा के और उसके उसमें से कुछ वैल्यूज को हटा देते हैं, कुछ को ऐड कर देते हैं, समटाइम्स जीरो कर देते हैं। फिर ये एक एक है अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग। अंडर फिट जो मॉडल होता है उसके भी हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, और ओवर फिट जो मॉडल हो, अंडर फिट जब होगा तो वो तो एक्यूरेसी ही ऐसे बता देता है जैसे 40 है, 30 है, 60 है, तो हम समझ जाते हैं कि अंडर फिट है। ओवर फिट पे हम बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए कि वहां पे एक्यूरेसी 100% आ रही होती है और हम कहते हैं क्या मॉडल ट्रेन हुआ है। लेकिन जब हम उसको कैट या डॉग या कुछ दिखाएंगे तो वो पहचानेगा ही नहीं। वो इतना इतना ओवरफिट हो चुका है, वो इतनी डिटेल्स में चला गया है, उन डेटा पॉइंट्स को उसने वो टच कर लिया है कि जिन डेटा पॉइंट्स को जरूरत नहीं थी, और बाकी जो चीजें जरूरी थी उसको उसने ओवरलुक कर दिया है। अब वो दिखा तो रहा है कि 100% मैं ट्रेन हो चुका हूँ,
लेकिन जब आप उससे पूछेंगे तो वो सही नहीं बताएगा। तो वो उसको जो पहला साइन होता है उसको चेक करने का, वो तो यही होता है कि ज्यादातर वो 99.99% या 100% पे चला जाता है। तो वहीं से समझ जाना चाहिए कि ये ओवरफिट हो गया है। फिर उससे बचने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, जनरलाइज करते हैं। समटाइम्स हम ये देखते हैं कि डेटा अगर कम होने की वजह से ओवरफिटिंग हो गई है, कि डेटा बहुत ही कम था। वैसे जनरली इसकी परसेप्शन ये है कि जब हद से ज्यादा कोई मॉडल उसकी फीचर्स की डेफिनेशन के अंदर चला जाता है, तो देन वो जो है ओवरफिट हो जाता है। लेकिन ऑगमेंटेशन के थ्रू भी हम इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 1000 पिक्चर्स है कैट्स एंड डॉग्स की, और आपका मॉडल ओवरफिट हो चुका है। तब आपको ये लगता है कि भाई ये इसको अगर हम ज्यादा डेटा दे दें, डेटा की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो ये मॉडल ओवरफिट होने से बच जाएगा और ये फिर हमें अच्छी रिजल्ट्स देने लगेगा। तो उसी डेटा को हम एक कोड लगाते हैं जिससे ऑगमेंटेड करके, और उसी पिक्चर्स के वो और पिक्चर्स बना लेता है, राइट। जैसे अगर हम ये कहें कि किसी की फ्रंट फ्रंट पोस्ट से एक पिक्चर लो, फिर उसी की राइट साइड से लो, उसी की लेफ्ट साइड से लो, तो ये खुद ही, आप इसको एक पिक्चर दे देंगे खुद ही बना देता है। राइट से भी आ जाएगी, लेफ्ट से भी आ जाएगी, ऊपर से। और एक पिक्चर के 3-3 4-4 सैंपल्स जो भी आप चाहें वो बना देता है। फिर दोबारा हम उसको डेटा को, ऑगमेंटेड डेटा को हम यूज करके मॉडल ट्रेन करते हैं, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। ठीक है। अच्छा, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो। मैम क्वेश्चन इसमें से तो मतलब कोई नहीं, हमने पहले भी किया है तो समझ आ रहा है। लेकिन पहले मैम भी लास्ट वीक में आपने क्लासेस नहीं ली थी, उससे पहले आपने कहा था हम फ्राइडे को जो है ना एक ऐसी क्लास रखेंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होंगी तो वो डिस्कस कर लेंगे ना। हम अपनी अपनी नोटबुक्स जो असाइनमेंट है वो आपके साथ शेयर करेंगे थ्रू द बिल्कुल स्क्रीन ऐसे ही करते शेयरिंग। हैं। तो तुम्हारा नाम मैम राब्या है? मुझे ना, हम्म। जी मैम। हाँ हाँ, बोलो। बोलो तो बोलो। मैम मैंने असाइनमेंट्स की हैं और मैंने शेयर भी किए हैं, लेकिन ऐसे समझ नहीं आता ना कि कोई मतलब कि आपको रिप्लाई भी करता है तो आप ट्राई करते हो तो वो समझ नहीं आती। तो मैं चाह रही थी कि अगर फ्राइडे को आप ऐसी क्लास रख लें तो मैं आपके साथ दोनों नोटबुक शेयर करूं और अपनी एरर्स को जो है ना वो सही करूं। हम्म। क्योंकि मैंने हाँ, चैट आप जीपीटी से हेल्प ली, लेकिन मुझे आप सबके लिए ये ऑफर है कि जैसे ही ये रिग्रेशन का मॉडल हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हर हर स्टूडेंट अपने पास से जिस भी मॉडल को चाहे ट्रेन करना, इसके अलावा भी कोई ट्रेन करना चाहे जो सिंपल सादा आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के लेवल का मॉडल हो। अदरवाइज मॉडल्स तो बहुत बड़े होंगे, और फिर हम भी मतलब जाहिर है टीचर्स भी कह सकते हो, स्टूडेंट्स भी कह सकते हो, हम भी हर वक्त, क्योंकि इतनी बड़ी फील्ड है, हम भी हर वक्त ही सीख रहे हैं। किसी मॉडल में हम ऐसे लग जाएंगे पूरा हफ्ता लग जाए, तो ऐसा ना हो। बस ये है कि सिंपल से मॉडल हो जो समझ, बेसिक नॉलेज के हिसाब से समझ में आने वाले हो, और फिर हम उसको देख लेते हैं। कोई मसला नहीं है, सारे स्टूडेंट्स के लिए सभी कर सकते हैं। ये अच्छा है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। यस मैम, क्योंकि आपने जो कैगल से खुद लिया था ना डेटा सेट, तो वो हम्म। मैंने ट्राई किया तो उसमें तो कोई एरर नहीं आई थी, मतलब कि वो हो गया था। लेकिन हम्म। जब मैंने खुद अपने मतलब के हिसाब से डेटा सेट लिया अपनी फील्ड के हिसाब से, तो मैं जब उस पे वर्क कर रही थी ना तो फिर वो मुझे एरर दे रहा था, क्योंकि अ, उसमें शायद को कॉलम्स फ्लोट स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना कुछ ऐसा एरर आ रहा। तुम एक काम करना, वो वाला मॉडल जिसमें एरर आ रहा है, वो वाला डेटा सेट दोनों, वो 7 PM वाली क्लास में शेयर कर दो। यस अच्छा, मैम, जो मैं वहां पे भी शेयर कर दूंगी और क्लास में भी थोड़ा सा। हाँ हाँ, श्योर श्योर। क्योंकि अगर पहले से एक दफा किसी चीज को देखा हुआ होता है ना, तो फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और क्लास में भी आ जाओ, और बाकी भी लोग, जितने भी लोग हैं, वो चाहे इन्हीं मॉडल्स के ऊपर पहले तो इन्हीं मॉडल्स को मैनिपुलेट करो। इनके अंदर लिटिल चेंजेस करके देखो, इनमें कोई चीज ऐड करके देखो, ये वाला डेटा रिमूव करके दूसरा डेटा लगा के देखो किस तरह के एरर्स आ रहे हैं।
क्या क्या चीजें चेंज करनी, क्योंकि समटाइम्स एरर सिर्फ वेरिएबल्स के आ रहे होते हैं कि आपके पास दूसरा डेटा भी सेट हो गया है, लेकिन उसमें उसके जो वेरिएबल्स के नाम है वो डिफरेंट है, इसके डिफरेंट है। वो चेंज करके देखो, ताकि प्रैक्टिस आहिस्ता 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 करके प्रैक्टिस हो, और प्रैक्टिस करके अपने मॉडल्स अच्छे से ट्रेन कर सको। क्योंकि डीप लर्निंग की मॉडल जो बुक है उसके फौरन बाद आई विल ट्राई कि हम कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ले सकें। जैसे अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फाइवर पे या अपवर्क पे मेंशन हुआ हुआ है, कोई मॉडल ऐसा है कि कोई स्टूडेंट करना चाहता है उसको, तो फिर हम मिलके करेंगे उसको। और इसी तरीके से रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स पे हम जाएंगे, और उसी किसी एक मॉडल को लेके हम इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट, और देन उसकी हम एपी फास्ट एपीआई पे उसकी एपीआई की कीज जनरेट करेंगे। उससे पहले एंड पॉइंट्स बनाने होंगे, अगर ज़रूरत होगी तो वो बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम किसी ऐसे स्टूडेंट को देखेंगे जिसको फ्लटर या वर्डप्रेस या रिएक्ट आता हो, उसको या तो फिर हम वेबसाइट पे लेके जाएंगे, या फिर हम उसको ऐप पे लेके जाएंगे। तो एक एक तैयार प्रोडक्ट आप लोगों के पास हो कि हाँ ये मैंने पूरा ही सब कुछ किया है। तो वो अगर छोटा सा मॉडल होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि फिर अगले टाइम पे बड़ा मॉडल बनाओ और वो कुछ वैसा हो, मतलब अम, जो मार्केट में जिस तरह की चीजें चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। समझ। इस कोर्स का कंटेंट मिल सकता है पूरा, मतलब कंटेंट से लाइक मतलब इस इस मतलब कोर्स टेबल ऑफ में क्या क्या। कंटेंट्स इसमें हम क्या पढ़ेंगे? यस मैम। हाँ, इसमें मैंने जो अभी डिस्क्राइब किया है तकरीबन यही सारी चीजें हैं मेरे पास। इसका एक रोड मैप है, मैं सर से पूछ लूँ कि वो प्रोवाइड करना है स्टूडेंट को। तो क्योंकि जो रोड मैप मैंने दिखाया था उसके बाद ही मुझे कहा था कि आप ये क्लास ले लें। तो बेसिकली यही है, पहले हम डीप लर्निंग, इसके बाद हम डीप लर्निंग पे जाने वाले हैं। हम डिप्लॉयमेंट, इंटीग्रेशन, एपीआई कीज, एंड पॉइंट्स, देन उसको हम किसी ऐसी उसमें फॉर्म में लाना चाहते हैं कि जिस फॉर्म में वो एक्सेसिबल हो, या तो ऐप की शेप में हो या फिर वेबसाइट की शेप में हो। ओके मैम, इसमें हम जैसे अभी तो, वैसे मेरे मैं न्यू हूँ, मेरी फर्स्ट क्लास है। और जैसे अभी तो हम मशीन लर्निंग ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद आपने बताया कि हम फिर डीप लर्निंग डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी फिर वो सारे एल्गोरिथम उनके पढ़ेंगे। इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता कि आप हर एल्गोरिथम पे जाएं, क्योंकि तुम देखो ना, 4-4 साल, 5-5 साल सिर्फ लोग मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, फिर 3-3 साल डीप लर्निंग पढ़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 साल में, 2 साल में, 1.5 साल में, कोई 1 साल में भी मैंने देखा है जो फुल स्टैक डेवलपर्स हैं। तो ऑलरेडी तुम लोगों के कोड की जो नॉलेज है वो अच्छी खासी है, जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा ही है। उसके बाद तुम लोगों की मशीन लर्निंग की नॉलेज भी इतनी हो गई है कि अब जब डीप लर्निंग में कहीं कहीं बीच में मशीन लर्निंग आएगी तो तुम लोगों को पहले से पता होगा। तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ ज्यादा जाएंगे, इन डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। वी